नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। और आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा YouTube पे पहला क्लास है। वैसे तो क्लास तो हम ले चुके हैं YouTube पे लगभग 120 के आसपास, 120 से अधिक, लेकिन ऑन कैमरा ये YouTube पे मेरा पहला क्लास है। तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोग से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे कैसा लगा मुझे। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है, और ये जो सीरीज है ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए है और यहाँ से जितने भी जो प्रश्न हैं ये बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं वो सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इन प्रश्नों के आसपास के प्रश्न वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। तो कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है? तो देखिए, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। आप लोग जानते भी होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? क्लिफ रेखा है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ रेखाओं के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए और विश्व में वो किसी ना किसी देश से सीमा बनाती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा आप लोग बताएंगे कि किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा के बारे में बताएंगे आप लोग कि किन देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये भारत और फिर चीन के बीच में सीमा बनाती है। भारत एंड चीन के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाती है। कहाँ के? तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो मैगीनाट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। कहाँ पे? जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। तो इतनी रेखाओं के बारे में कम से कम आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगर बात करें कि 38 डिग्री समांतर किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 38 डिग्री समांतर रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो 38 डिग्री समांतर रेखा जो है ये भारत और 38 डिग्री समांतर जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। कहाँ पे? उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ये सीमा बनाती है। ठीक, तो एक बार फिर से सभी का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में ध्यान रखेंगे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो ये भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा बनाती है, जर्मनी और पोलैंड के। उसके बाद मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। 38 डिग्री समांतर किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। लिखना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है क्योंकि खड़े होकर लिखना और बैठ के लिखने में बहुत अंतर है, तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो देखिए, राइटिंग में थोड़ा आप मैनेज करिएगा क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाएगा 2-4 दिन में तो सब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है वहाँ पे राजधानी से एक प्रश्न दिवस से, और जनजाति से एक प्रश्न, महोत्सव से एक प्रश्न, और कौन से लोगों ने आविष्कार से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डिसीज से संबंधित यानी कि बीमारियों से संबंधित एक प्रश्न, इस तरह के प्रश्न हमें प्रैक्टिस सेटों में मिले हैं, तो आप लोग, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी मिले हैं, तो आप लोग सारे प्रश्न को यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ये प्योंगयांग जो है, यहाँ पे उत्तर कोरिया आप लोग लिखेंगे, उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि दक्षिण कोरिया की राजधानी बताइए क्या है, वहीं आपसे पूछे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी बताइए क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है दक्षिण कोरिया की राजधानी? सियोल है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उज्बेकिस्तान की राजधानी बताइए क्या है,
उज्बेकिस्तान की राजधानी बताइए क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। क्या है? ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि कजाकिस्तान की राजधानी बताइए, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत के ये एशिया के देश हैं और ये भारत से बहुत ही निकट हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सभी आपको पता भी होनी चाहिए अगर आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि यमन की राजधानी बताइए, यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी के बारे में साना है यमन की राजधानी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और भी लिखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बता दीजिए, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताइए क्या होती है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी के बारे में ध्यान रखेंगे, ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद होती है। क्या? अशगाबाद। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। कहाँ की? उत्तर कोरिया की। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। क्या है? ताशकंद है। यमन की राजधानी साना है। क्या है? यमन की राजधानी सना है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कजाकिस्तान की राजधानी बताइए, तो अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। और वहीं अशगाबाद या फिर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो अशगाबाद है। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि कौन सा अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अमेरिका के राज्यों के बारे में बात करें कि कौन सा अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो देखिए ये यूपीपी में पूछे गए प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो हैं यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये भी यूपीपी में पूछा गया है। और कौन सा अमेरिका का ये एक राज्य नहीं है, तो आप लोग ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न होता है। तो जो ऑप्शन में सही किया था, यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है, ये अशगाबाद अटलांटा सही किया था। क्या? अटलांटा सही किया था। तो अटलांटा के बारे में आप कुछ चीजें और अमेरिका के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। देखिए अगर अमेरिका के बारे में आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा प्रांत यहाँ पे अमेरिका का कौन सा है, अमेरिका का अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्रांत क्या है, तो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत के बारे में ध्यान रखेंगे, अलास्का है। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का है, जिसे अमेरिका ने रूस से खरीदा था। अमेरिका ने रूस से खरीदा था, पूरा पूरा प्रांत ही खरीद लिया था। अगर अमेरिका के बारे में कुछ बातें करें कि अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादन किन चीजों का होता है, अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें कि किन चीजों का यहाँ पे उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो अमेरिका में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कौन सा? मक्का और सोयाबीन, ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अमेरिका में सबसे ज्यादा मक्का और सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक, मक्का और सोयाबीन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि कैस्पियन सुपीरियर झील आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, सुपीरियर, अगर आपसे पूछे कि सुपीरियर झील कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे कि सुपीरियर झील ये आपके अमेरिका में है। कहाँ पे? सुपीरियर झील पूछे तो भी अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि कोलंबिया का पठार कहाँ पे स्थित है, कोलंबिया का पठार पूछे तो भी ये अमेरिका में है। उसके बाद कोलंबिया का पठार, कोलंबिया एक देश भी है, कोलंबिया एक देश भी है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि कोलंबिया पठार कहाँ पे है, तो ये उत्तर अमेरिका में पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कोलोराडो नदी कहाँ पे है, कोलोराडो नदी कहाँ पे है, तो कोलोराडो नदी की बात करें, ये भी आपके उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका में है तो ये तीनों चीजें के बारे में ध्यान रखेंगे, ये सारे यूएसए में है। ठीक, तो इसका रिवीजन करेंगे हम लोग साथ में। अगर आपसे पूछे कि कौन सा राज्य कौन सा अमेरिका का एक राज्य नहीं है, तो अटलांटा जो है अमेरिका का राज्य नहीं है, अटलांटा अमेरिका में का राज्य नहीं है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का, और अलास्का को अमेरिका ने खरीदा था रूस से। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में किस चीज का होता है, तो मक्का का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। किन चीजों का? मक्का का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सुपीरियर झील कहाँ पे है, तो सुपीरियर झील अमेरिका में। कोलंबिया का पठार कहाँ पे स्थित है, तो भी अमेरिका में। कोलंबिया का पठार, सुपीरियर झील या फिर कोलोराडो नदी पूछे तो भी अमेरिका में। इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के पीडीएफ इसका
पढ़ सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। और ये प्रश्न जो है ये यूपीपी एग्जाम में पूछा गया है। ये यूपीपी एग्जाम में पूछा गया है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो मलयालम तो बोलते हैं। और मलयालम क्यों बोलते हैं? क्योंकि लक्षद्वीप की स्थिति जो है वो अरब सागर में है, और लक्षद्वीप की स्थिति अरब सागर में है, और अरब सागर जो है जहां ये स्थिति है इसकी वो केरल के निकट है, और केरल की ही भाषा है मलयालम, इसलिए यहाँ पे लोग मलयालम बोलते हैं। और मालदीव के लोग, मालदीव से भी ये निकट है लक्षद्वीप, इस वजह से यहाँ पे मालदीव की भाषा जो है महल, ये भी यहाँ पे बोली जाती है। महल भी यहाँ पे बोली जाती है। ठीक, और महल कहाँ की भाषा है? मालदीव की भाषा है। कहाँ की? मालदीव की भाषा है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। मालदीव भी हाल ही में चर्चे में था, इस वजह से ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट करते हैं। अगर आपसे पूछ ले लक्षद्वीप के बारे में कि ये स्थित कहाँ पे है, लक्षद्वीप के बारे में स्थिति इसकी पूछे तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अरब सागर में, अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है। ये अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल बताइए कितना है, अगर आपसे पूछे, इस साइड हो जाते हैं, अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? ज्यादा नहीं, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये एग्जाम में पूछ चुका है। ये सारे प्रश्न जो बताएंगे ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। अगर लक्षद्वीप के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें, अगर लक्षद्वीप की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए विशेषता क्या है कि ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का ये सबसे छोटा संघ राज्य है। संघ राज्य का मतलब क्या? यूनियन टेरिटरी। भारत का सबसे छोटा ये संघ राज्य। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और लक्षद्वीप ये प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? ये प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवाल से निर्मित द्वीप है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता किस यूनियन टेरिटरी की है, तो लक्षद्वीप की सर्वाधिक साक्षरता है। ठीक, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी वो पूछे आपसे तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारी बातों को ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा और कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं, तो मलयालम के अलावा लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो महल बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? महल बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और महल मालदीव की भाषा है। उसके बाद लक्षद्वीप की क्षेत्रफल की पूछे तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 32 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप स्थित कहाँ पे है? अरब सागर में। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप की में द्वीप कितनी है, तो 36 द्वीप हैं। अगर विशेषताओं के बारे में बात करें, लक्षद्वीप की सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ राज्य है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये प्रवाल से निर्मित द्वीप है और सर्वाधिक साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि माय पैसेज फ्रॉम इंडिया किसने लिखी है, तो माय पैसेज फ्रॉम इंडिया जो है लिखने वाले जो हैं, माय पैसेज फ्रॉम इस्माइल मर्चेंट है। कौन है? माय पैसेज फ्रॉम इंडिया, इसको किसने लिखा था? तो इसको इस्माइल मर्चेंट ने लिखा था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने लिखा? इस्माइल मर्चेंट ने लिखा। ठीक, अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ पुस्तकों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक पुस्तक के बारे में पूछा गया है, तो पुस्तकों के बारे में भी, दिवस के बारे में भी, जनजाति के बारे में भी हम लोग ये बताएं। आप लोग अगर इन चीजों को तैयार करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो देखिए माय पैसेज फ्रॉम इंडिया ये इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। किसकी? इस्माइल मर्चेंट की पुस्तक है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये किसकी पुस्तक है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये किसकी पुस्तक है? तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है ये वी.एस. न्यायपाल की पुस्तक है। वी.एस. न्यायपाल की पुस्तक है। और वी.एस. न्यायपाल की ये पुस्तक ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अब कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपसे पूछे कि इंटरनल इंडिया किसकी पुस्तक है, इंटरनल इंडिया किसकी पुस्तक है, तो इंटरनल इंडिया जो पुस्तक है वो इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी की है, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और सबसे पहले भारत रत्न भी मिला इनको, और इसने आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी की ये पुस्तक है। इंटरनल इंडिया किसकी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की पुस्तक है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है ये अरस्तु की है। किसकी? अरस्तु की पुस्तक है।
पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ये अरस्तु की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि कामायनी किसकी पुस्तक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये पुस्तकों के बारे में जो हिंदी के पुस्तक हैं वो भी जीएस में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आंसू किसकी पुस्तक है या फिर लहर पूछ ले किसकी पुस्तक है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, तो ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि माय पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक, तो इस्माइल मर्चेंट की है। माय पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसकी है? इस्माइल मर्चेंट की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, तो ये वीएस न्यायपाल की पुस्तक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अगर आपसे पूछे कि इंटरनल इंडिया पुस्तक किसकी है, तो इंदिरा गांधी की है, इंटरनल इंडिया। और अगला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। ठीक, कामायनी के पुस्तक के लेखक कौन है, तो और आंसू और फिर लहर, ये तीनों की किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दिवस से संबंधित, और दिवस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून के दिन मनाते हैं। तो ये एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये 22 अप्रैल के दिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अगर वहीं आपसे पूछे कि विश्व पक्षी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व पक्षी दिवस कब मनाते हैं, या फिर आपसे पूछ ले कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, ये दोनों एक ही दिन मनाते हैं, तो रेड क्रॉस दिवस या फिर विश्व पक्षी दिवस, तो ये दोनों 8 मई के दिन मनाते हैं। कब? 8 मई के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रक्तदान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, रक्तदान दिवस जो है ये 14 जून के दिन मनाते हैं। कब? 14 जून के दिन मनाते हैं रक्तदान दिवस। ठीक, अब कुछ और भी देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, विश्व वानिकी दिवस के बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये मनाते हैं 21 मार्च के दिन। कब? 21 मार्च के दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर विश्व गौरैया दिवस पूछे तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है विश्व गौरैया दिवस, तो विश्व गौरैया दिवस भी पूछा जाता है, इसकी थीम भी पूछी जाती है। ये मनाई जाती है 20 मार्च के दिन। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो 20 मार्च के दिन मनाते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल के दिन। और विश्व पक्षी दिवस पूछ ले या फिर रेड क्रॉस दिवस पूछ ले, तो ये 8 मई के दिन मनाते हैं। ठीक, और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून के दिन रक्तदान दिवस मनाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, और इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के जो तीसरे बेटे थे उनका नाम था राजा राम। राजा राम जो छोटे बेटे थे उनका नाम था राजा राम, और ये तीसरे छत्रपति भी थे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजा राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि इसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो सतारा में इन्होंने अपना दूसरी राजधानी बनाई थी। कहाँ पे? संतारा में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राजा राम की मृत्यु कब हुई थी, राजा राम की मृत्यु ये 1700 में हो गई थी, राजा राम की मृत्यु। ठीक, 1700 में। इसके बाद जो है शासन, मराठा साम्राज्य का शासन संभालने का काम इनकी पत्नी ने किया। किसने? इनकी पत्नी ने किया, जिनका नाम था ताराबाई। पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई। और इनके साथ इनका एक 4 वर्ष का पुत्र था ताराबाई, और 4 वर्ष के पुत्र, 4 वर्ष का पुत्र का नाम क्या था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 वर्ष के पुत्र का नाम शिवाजी सेकंड था। इन दोनों ने मिलकर के मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली, मराठा साम्राज्य की इन्होंने बागडोर संभाली। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इन दोनों ने, उसके बाद साहू जो था आपका, तो साहू ये आता है वहां से, कैद में था, कैद से छूट के आता है साहू जी, और ये ताराबाई से युद्ध कर देता है। ताराबाई से युद्ध करा, और तब ये इस युद्ध को किस नाम से जाना गया, तो खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक, खेड़ा का युद्ध। और खेड़ा का युद्ध के बारे में बात करें, कब हुआ था, अगर बात करें आपसे कि खेड़ा का युद्ध
कब हुआ था? तो खेड़ा का जो युद्ध है ये 1707 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये 1707 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये शिवाजी के साहू जी था। ये किसके बीच में था? ये साहू जी और ताराबाई के बीच में हुआ था। किसके बीच में? साहू जी एंड ताराबाई के बीच में हुआ था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ताराबाई के बीच में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग मराठा साम्राज्य से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, पहले इसका रिवीजन करेंगे। तो देखिए, शिवाजी के बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। राजा राम उनका नाम था। अगर आपसे पूछे कि राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो संतारा में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई थी। फिर इनकी पत्नी और इनके 4 वर्ष के पुत्र जिनका नाम था शिवाजी सेकंड, इन्होंने क्या किया, वहां का शासन संभाला। उसके बाद फिर साहू जी अपने उत्तराधिकार के वजह लिए युद्ध करने लगा और 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में है ये प्रश्न। और ताराबाई और साहू जी के मध्य ये हुआ था। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा से प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है, तो उड़ीसा से प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है? और ये यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। उड़ीसा से प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है? तो उड़ीसा से जो शुरू होने वाली प्राचीन लोक नृत्य है उसका नाम है घुमुरा। क्या है? घुमुरा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। घुमुरा कहाँ का? उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगर वहीं आपसे पूछे कि घूमर कहाँ का, अगर घूमर पूछा तो कहाँ का बताएंगे आप लोग? राजस्थान बताएंगे। कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ लोक नृत्य के बारे में बात कर लेंगे। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है, सरहुल पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, सरहुल के साथ एक सोहराई भी पूछ ले अगर, ये कहाँ का लोक नृत्य? सरहुल और सोहराई दोनों झारखंड का लोक नृत्य। कहाँ का? झारखंड का लोक नृत्य। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गढ़वाली कहाँ का शास्त्रीय लोक नृत्य? गढ़वाली, तो गढ़वाली जो है ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड का लोक नृत्य। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सिद्धि कहाँ का लोक नृत्य? सिद्धि, तो सिद्धि आपके सिद्धि कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद मांडी पूछ ले, इंपॉर्टेंट है मांडी, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो मांडी गोवा का लोक नृत्य। कहाँ का? गोवा का लोक नृत्य है। उसके बाद गरबा और डांडिया पूछ ले, गरबा एंड डांडिया। अगर एग्जाम में गरबा और डांडिया आया तो आप लोग कहाँ पे लगाएंगे? ये सभी आप लोग जानते होंगे, डांडिया कितने लोग खेले भी होंगे। तो ये गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सारे प्रश्न का रिवीजन करेंगे कि उड़ीसा से प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है? तो उड़ीसा से जो प्राचीन लोक नृत्य का प्रारंभ हुआ है उसका नाम है घुमरा। क्या है? घुमरा। अगर वहीं आपसे पूछे कि घूमर कहाँ का है, तो आप लोग राजस्थान बताएंगे। क्या बताएंगे? राजस्थान बताएंगे। ठीक, अगर बात करते हैं, अगर वहीं पूछे कि मांडी कहाँ का लोक नृत्य है, तो गोवा बताएंगे मांडी। उसके बाद गरबा पूछ ले तो गरबा और डांडिया दोनों गुजरात का लोक नृत्य है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि सरहुल पूछ ले कहाँ का लोक नृत्य है, और सोहराई दोनों झारखंड का लोक नृत्य है। अगर गढ़वाली पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। सिद्धि की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है और सारे को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ये पॉलिटी से प्रश्न है और ये यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है और वेतन से संबंधित प्रश्न है। वेतन जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सारे का वेतन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया है, तो प्रति माह राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख कर दिया गया। कितना? 5 लाख कर दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पदाधिकारियों के बारे में बात करें। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का वेतन बताइए भैया कितनी है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। अगर वहीं आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है, लोकसभा अध्यक्ष, इन दोनों लोगों का वेतन एक समान है, 4 लाख है। कितना? 4 लाख है, एक समान है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल का वेतन कितना है, तो राज्यों का राज्यपाल जो होते हैं उनका वेतन है आपका 3,50,000 रुपया। कितना? 3,50,000 रुपया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछ लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन होता है 2,80,000 रुपये। कितना? 2,80,000 रुपये। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अन्य
न्यायाधीश भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर कुछ अन्य न्यायाधीशों के बारे में बात करें तो इनका वेतन कितना होता है, तो इनका 2,50,000 होता है। कितना? 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख रुपया होता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो सभी का रिवीजन करेंगे कि राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन, तो राष्ट्रपति का जो प्रति माह वेतन है वो 5 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 5 लाख रुपया। अगर वहीं आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का वेतन या फिर लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो ये 4 लाख रुपया होता है। कितना? 4 लाख रुपया होता है। उसके बाद राज्यपाल का वेतन पूछ ले तो 3.5 लाख रुपया होता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप लोग कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, तो इनका वेतन 2,80,000 रुपये। कितना? 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका 2,50,000 रुपये वेतन है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर कह रहा है कि नारियल के उत्पादन में भारत नारियल के उत्पादन में किस स्थान पे है, और ये UPP 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत नारियल के उत्पादन में किस स्थान पे। तो भारत नारियल के उत्पादन में जो है ये तीसरे स्थान पे। किस स्थान पे है भारत नारियल के उत्पादन में? तीसरे स्थान पे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे नारियल के उत्पादन में पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे तो भारत हो गया। पहले स्थान पे पूछे कि नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा है, तो नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे है इंडोनेशिया। अगर वहीं आपसे पूछे कि नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा है, तो इंडोनेशिया है नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नारियल उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो फिलीपींस है नारियल उत्पादन में दूसरे स्थान पे। कौन देश है? फिलीपींस है नारियल उत्पादन में दूसरे स्थान पे। ठीक, इतनी बातें तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ खाद्यान्नों के बारे में और उसके प्रथम स्थान पे जो उत्पादक कंट्रीज हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे कि चावल और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, चावल और गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आप सभी जानते हैं कि चावल और गेहूं का दोनों का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन करता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दाल और दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, दाल और दूध के उत्पादन में पहले अमेरिका था, बहुत पहले था, लेकिन भारत पीछे कर दिया है अमेरिका को। इस समय भारत दूध के उत्पादन में पहले स्थान पे हो गया है और दाल के उत्पादन में भी पहले स्थान पे भारत बहुत पहले से ही है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे गन्ना उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है गन्ना उत्पादन में, तो गन्ना उत्पादन में ब्राजील देश है सबसे पहले उत्पादन में। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा है, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, तो प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पे है थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड कंट्री है पहले स्थान पे। उसके बाद बात करते हैं वहीं पे सूरजमुखी। अगर पूछ ले कि सूरजमुखी उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा कंट्री है, तो यूक्रेन है सूरजमुखी उत्पादन में पहले स्थान पे। कौन सा? यूक्रेन। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे का रिवीजन करेंगे कि भारत में नारियल उत्पादन में तीसरे स्थान पे है, तो किस स्थान पे है नारियल उत्पादन में भारत? तीसरे स्थान पे। अगर आपसे पूछे पहले स्थान पे कौन है, तो इंडोनेशिया पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन है? फिलीपींस कंट्री है दूसरे स्थान पे। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है और दाल और दूध के उत्पादन में भारत पहले स्थान पे। वहीं आपसे पूछे कि गन्ना के उत्पादन में किस स्थान पे है, पहले स्थान पे ब्राजील। अगर सूरजमुखी के उत्पादन में पहले स्थान पे यूक्रेन है। ठीक, अगर प्राकृतिक रबड़ के बारे में पूछे तो पहले स्थान पे कौन सा देश हो जाएगा? थाईलैंड। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्पादकता के बारे में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो संविधान सभा के बारे में इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें बन सकती हैं और कितने लोग शामिल थे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था और प्रारंभ में कितने लोग थे और विदेशी रियासत से कितने लोग थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र से कितने सदस्य थे, सारे को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भारत संविधान सभा में कितनी महिलाओं की बात करें तो इसमें महिलाओं की संख्या थी 15। कितनी महिलाएं थी? 15। अब भारत में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो संविधान सभा की गठन हुई थी, ठीक, संविधान सभा की गठन हुई थी, इसमें कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा की जो भारत में गठन हुई थी इसमें कुल सदस्य कितने थे? 289 सदस्य। कितने? 289। अब 289 के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, 289 में अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे 289 में, तो ब्रिटिश प्रांत से
93 सदस्य थे। कितने? 292 थे। ठीक, 292 थे। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि देसी रियासत से कितने थे, देसी रियासत से कितने सदस्य थे इसमें, तो देसी रियासत से 93 थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य थे संविधान सभा में, तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से संविधान सभा में 4 सदस्य थे। कितने? 4 सदस्य थे। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे वहीं पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, अगर पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। और इसी में कितने 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए और संविधान सभा को जाकर इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत नारी, ये तो हो गया। संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी, तो संविधान सभा में जो है 15 महिलाएं शामिल थी। और फिर अगर आपसे पूछे कि उसमें एक मुस्लिम महिला भी थी जिनका नाम पूछा जाता है, मुस्लिम महिला का नाम आप लोग ध्यान रखिए, बेगम एजाजुर रसूल थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। अगर आपसे पूछे कि कुल सदस्य कितने थे भारत में, जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कुल सदस्य 289 थे। और संविधान सभा की अब बात करते हैं, उसमें ब्रिटिश प्रांत से अगर आपसे पूछे कितने सदस्य थे, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे। अगर आपसे पूछे कि देसी रियासत से कितने सदस्य थे, तो 93 सदस्य थे। अगर एग्जाम में पूछे कि कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य संविधान सभा में, तो इसमें 4 सदस्य थे। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए संविधान के लिए और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन। अगला प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना किसने की थी, तो काकोरी जो कांड है या फिर काकोरी अब एक्शन कर दिया गया है, तो इसकी लूटपाट की कल्पना पूछा है और ये यूपीपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे काकोरी जो आपकी घटना थी, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, काकोरी कांड से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको सही कर रहे हैं। तो देखिए, काकोरी लूटपाट के बारे में बात करें तो इसमें कल्पना जो करने का काम किए थे 2 लोग के थे। कौन? एक राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, एक राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद एक उसके साथ में थे अशफाक उल्ला खां। कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। ठीक, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, इसकी कल्पना किए थे। ठीक, अशफाक उल्ला खां थे। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट थी ये कब हुई थी, तो ये घटना 9 अगस्त कब हुई थी, ये घटना 9 अगस्त 1925 की घटना है। काकोरी रेलगाड़ी जो घटना है, ये काकोरी रेल कांड जो घटना है वो 9 अगस्त 1925 की घटना है। अगर आपसे पूछे कि इसमें रेल का क्या नाम था, जो रेल था जिसका लूटपाट किए थे उसका नाम क्या था, तो रेल का नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन का नाम था, क्या था? 8 डाउन ट्रेन, इसका नाम था ट्रेन का। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी, ये रेलगाड़ी जो थी यात्रा जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ की यात्रा थी और ये इसमें सरकारी खजाने भरे हुए थे। और वहाँ पे कुछ लोगों ने काकोरी नामक स्थान पे लगभग 10-15 लोग थे, इसके आसपास थे, और वो सभी लोग मिलके इसको लूटे और कुछ लोग भाग भी गए, कुछ पकड़े हुए गए और कुछ लोगों को फांसी भी दिया गया। तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लोगों को फांसी दिया गया, कल्पना किसने किया और कौन से लोग पकड़े गए, कौन से लोग भाग गए, ये सभी बातें पूछी जाती है। तो ये 8 डाउन ट्रेन था, वो कहाँ से जा रहा था, तो ये सहारनपुर से ये लखनऊ की ओर आ रहा था। कहाँ पे? लखनऊ की ओर आ रहा था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये जान लेते हैं कि ये पूछा जाता है कि इसमें फांसी कितने लोगों को हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी कितने लोगों को हुआ था, तो इसमें 4 लोगों को फांसी हुआ था। कितने लोगों को? 4 लोगों को। और कौन कौन से लोग? पहले तो 2 लोग यही हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, पहले तो यही हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। इसके साथ थे अशफाक उल्ला खां। कौन थे? अशफाक उल्ला खां। उसके बाद राजेंद्र लाहाड़ी भी इसमें शामिल थे। कौन? राजेंद्र लाहाड़ी भी इसमें शामिल थे, जिनको फांसी हुआ था। राजेंद्र लाहाड़ी को भी फांसी हुआ और रोशन सिंह को फांसी हुआ। किनको? रोशन सिंह को। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई थी। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए,
अगर आपसे पूछे कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना किसने की थी, तो इसके लिए दो नाम आप लोग, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे और अशफाक उल्लाह खां का नाम याद रखेंगे, अशफाक उल्लाह खां। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट संकल्पना किसने की थी, तो ये आप लोग नाम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि काकोरी रेल डकैती कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब? अब इनका रेल का नाम क्या था, तो 8 डाउन ट्रेन रेल का नाम था, जो कि कहां से कहां तक जा रही थी, ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। और उसके बाद फांसी कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहाड़ी, ये 4 लोगों को, और रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी दिया गया था इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बगरू किस राज्य में हाथ छपाई के लिए एक प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो बगरू जो है वो हाथ छपाई के लिए राजस्थान की एक कला है। चित्रकला, राजस्थान जो है हस्तकला की शैली में बहुत ज़्यादा आगे है, वहाँ पे बहुत सारे चित्रकलाओं को देखा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बगरू प्रिंट, यहाँ पे बगरू प्रिंट के बारे में ही पूछा है ना, कि बगरू प्रिंट खासकर कहाँ के लोग करते हैं, बगरू प्रिंट राजस्थान में कहाँ पे फेमस है, तो बगरू प्रिंट जो है राजस्थान में ये जयपुर में फेमस है। कहाँ पे? बगरू प्रिंट जो है राजस्थान में जयपुर में फेमस है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रिंटों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि अजरक प्रिंट कहाँ पे फेमस है, अजरक प्रिंट ये कहाँ का फेमस है, तो अजरक प्रिंट जो है ये बाड़मेर में फेमस है। कहाँ पे? बाड़मेर में फेमस है, ये भी राजस्थान में है। ठीक, अजरक प्रिंट बाड़मेर में फेमस है, ये भी राजस्थान में। ठीक, उसके बाद थेवा कला पूछ ले अगर आपसे, थेवा कला कहाँ का फेमस है, तो थेवा कला और फिर उस्ता कला, ये दोनों ऊँटों पे चित्रकारी की जाती है, उसको कहा जाता है थेवा कला और उस्ता कला, ये दोनों फेमस है आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में ही फेमस है। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है। ठीक, और आगे बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो ये दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ये किस स्थान पे? दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। पहले था उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, लेकिन अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान आपका पहले स्थान पे आ गया है। अगर राजस्थान के बारे में कुछ लोक नृत्य यहाँ पे लिख लेते हैं, लोक नृत्य के बारे में अभी हमने बताया है लोक नृत्य, लेकिन कुछ और लिख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछे कि लोक नृत्य भवई कहाँ का लोक नृत्य है, अगर आपसे पूछे कि भवई कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। अगर आपसे पूछे कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी आपके राजस्थान का है। उसके अलावा घूमर भी पूछ ले कहाँ का है, घूमर अभी हमने बताया, तो वो भी राजस्थान का है। एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन कि किस राज्य में हाथ कला की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो बगरू किस राज्य में, तो ये राजस्थान में हाथ कला छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। बगरू जो है कहाँ पे फेमस है, राजस्थान में किस जगह पे, तो जयपुर में फेमस है। अगर आपसे पूछे कि अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो अजरकपुर बाड़मेर में फेमस है। उसके बाद थेवा कला की बात करें या फिर उस्ता कला की बात करें, तो ये दोनों राजस्थान में फेमस है। और दूध उत्पादन लोक नृत्य के बारे में बात करें उत्तर राजस्थान के, तो भवाई लोक नृत्य राजस्थान में है, उसके बाद राजस्थान का है, और कालबेलिया भी राजस्थान का है, घूमर भी राजस्थान का है। ठीक, इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है। 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा गया था 2018 का करंट अफेयर से प्रश्न था, लेकिन तब 2018 में नगद आरक्षित अनुपात, जिसे आप लोग CRR कहते हैं, बैंकिंग का ये प्रश्न है, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, CRR, रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व, इसे क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, और ये 2018 में कितना था, 2018 में ये 4% था। कैश रिजर्व रेशियो 2018 में 4% था, और प्रेजेंट टाइम में ये बढ़ गया है। प्रेजेंट टाइम में बढ़कर कितना हो गया उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात करें तो वर्तमान समय कैश रिजर्व रेशियो आपका हो गया कितना, ये हो गया 4.5%। कितना? 4.5%। अभी हम लोग रेपो रेट के बारे में भी देखेंगे, रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी देखेंगे, उसके बाद बैंक रेट के बारे में देखेंगे। पहले ये आप लोग कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ये आप लोग समझ। अगर आपसे पूछे कि कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षित अनुपात जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर आपसे पूछे कि इसे जारी कौन करता है, कैश रिजर्व रेशियो जारी कौन करता है, तो इसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा कैश रिजर्व रेशियो जारी किया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो RBI के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट वर्तमान समय में कितना है, रेपो रेट अभी दिसंबर
2023 में बदल गया है रेपो रेट, और साथ में रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा है, रिवर्स रेपो रेट भी चेंज हुआ है, ठीक, और साथ में बैंक रेट भी चेंज हुआ है। तो इन दोनों को तीनों को आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेपो रेट वर्तमान समय कितना है, तो रेपो रेट को वर्तमान समय में 6.5% कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि रिवर्स रेपो रेट वर्तमान समय कितना है, तो 3.5% कर दिया गया, 3.35% किया गया, सॉरी, रिवर्स रेट पूछे कितना है तो 3.35% है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बैंक रेट कितना कर दिया गया है, तो 6.75% बैंक रेट वर्तमान समय में कर दिया गया है। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से सभी का रिवीजन करेंगे कि नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है वर्तमान 2018 में, तो 2018 में 4% है। इसको बिल्कुल भी आपको नहीं याद रखना है। प्रेजेंट टाइम का वर्तमान का याद रखना है, 4.5% है। और नगद आरक्षित अनुपात का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म है CRR। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जारी कौन करता है, तो जारी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इसको जारी करता है। और रेपो रेट भी वही जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट भी वही जारी करता है, और बैंक रेट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और वर्तमान समय रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। उसके बाद बैंक रेट जो है 6.7% है। आगे आने वाले प्रश्नों में या फिर आगे आने वाले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि रेपो रेट किसे बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे बोलते हैं, बैंक रेट किसे बोलते हैं। सारे प्रश्न को बताया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा महल किसने बनवाया था, तो हवा महल किसने बनवाया था, और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये 2019 के यूपीपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हवा महल बनवाने का काम किसने किया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने किया था। किसने, सवाई प्रताप सिंह ने किया था। हवा महल किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से कुछ बातें ध्यान रखेंगे कि हवा महल अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कब हुआ था हवा महल का, तो हवा महल जो 1799 में बना था। कब, 1799। अगर आपसे पूछे कि हवा महल स्थित कहाँ पे है, तो जयपुर में स्थित है, ठीक, जयपुर में स्थित है, ठीक। अब कुछ गुफाओं के बारे में या फिर कुछ महलों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि कान्हेरी, कुछ स्मारकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि कान्हेरी गुफा कहाँ पे स्थित है, तो कान्हेरी गुफा अजंता एलोरा आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में है। तो कान्हेरी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र